हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 मैट्राइसिस। जैसा कि लास्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम स्टार्ट कर रहे एक बैच फंडामेंटल कोर्स ऑन मैथमेटिक्स उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 11th और 12th हैं, जिसमें हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिक से हाई लेवल के हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हर एक लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्राइसिस से, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1। तो हमारा चैप्टर का नाम है मैट्राइसिस। अब देखो मैट्राइसिस में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ हमेशा याद रखना है। एक तो ये कि मैट्राइसिस या कोई भी टॉपिक जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, वो स्टार्ट कैसे हुआ, और सेकेंड चीज़ उसका एप्लीकेशन कहाँ है, यानी कि उसको अप्लाई कहाँ करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, कहाँ पे इसका फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था, और क्या क्या इसके एप्लीकेशंस है, वो सारे हम इस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके एप्लीकेशन से। इंट्रोडक्शन। ये बात है इन द मिडल सेंचुरी ऑफ 19th सेंचुरी की बात है, जिसमें एक इंग्लिश के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आर्थर कैलिल करके। 1821 ये उनका डेट ऑफ बर्थ है, और 1895 तक इनका डेथ हो गया था। इन्होंने मैट्राइसिस ये टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने फर्स्ट टाइम इस मैट्राइसिस टर्म को यूज़ कब किया था ये समझते हैं। इन्होंने रिप्रेजेंट किया था जब वो साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। यानी कि हम देखो इक्वेशन लेते हैं, लीनियर इक्वेशन, जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा ax + by = c1। अगर ये एक लाइन है, और एक लाइन ले लो सपोज cx + dy = c2। अगर ये दो लाइन है, ऐसे बहुत सारे लाइन रहेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लो, और उसके सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया था मैट्राइसिस का। तो हमें ये समझ में आ गया कि ओरिजिन कहाँ से हुआ और किसने किया था। आर्थर कैलिल ने कब किया था? 19th सेंचुरी में। कहाँ के थे ये? इंग्लिश के मैथमेटिशियन थे। और इन्होंने किस लिए यूज किया था? जब वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। अब ध्यान से सुनो कि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यूज किया था, तब इनको ये नहीं पता था कि मैट्राइसिस के बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते। बट अगर हम करंट में देखते हैं, एज ऑफ नाउ थियरी ऑफ मैट्राइसिस हैज कम टू स्टे एज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर मैट्राइसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ये, यानी कि बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स के अंदर। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए। मैट्राइसिस का हम यूज़ करते हैं गेम थ्योरी में। जब हम गेम थ्योरी, यानी कि जो गेम थ्योरी एक टॉपिक है, जैसे ग्राफ थ्योरी होता है, कोडिंग थ्योरी होता है, ऐसे गेम थ्योरी कि जो हम गेम वगैरह खेलते हैं, उसकी जो एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि हम लूडो वगैरह खेलते हैं या फिर हम पजल्स खेलते हैं, तो पजल्स के ऐसे कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह करके हम उसको कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं किसका? मैट्राइसिस का। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस वगैरह है उसको एलोकेट करने के लिए मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। बजटिंग फॉर अ बाय प्रोडक्ट, जो भी हमारे पास बाय प्रोडक्ट है उसके बजटिंग के टर्म्स में हम यूज़ करते हैं। इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं सोशल अकाउंटिंग में, इनपुट आउटपुट टेबल में, जब वो स्टडी करते हैं इंटर इंडस्ट्री इकोनॉमी। मैट्राइसिस का यूज़ करते हैं साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो कि फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। लीनियर प्रोग्रामिंग हैज़ इट्स बेस इन अ मैट्रिक्स अलजेब्रा, यानी कि जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है, वहाँ पे भी मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। मैट्राइसिस हैव अ फाउंड एप्लीकेशन नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स। अब ये टर्म समझो, सिर्फ हम लोग इसका मैथमेटिक्स में ही नहीं, बट इन अदर सब्जेक्ट लाइक अ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है मैट्राइसिस के। यानी कि यहाँ तक तो हमें ये क्लियर हो गया कि इसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ था। 19th सेंचुरी में सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते समय फर्स्ट टाइम इसका यूज़ किया था आर्थर कैलिल ने। और उसके बाद सेकेंड चीज़ हमने ये देखा कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है। अब हमें दोनों चीज़ माइंड में क्लियर हो गई कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है। यानी कि मैट्राइसिस हमें इसलिए स्टडी करना है क्योंकि इसके एप्लीकेशन बहुत सारे। अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स को अप्लाई करते हैं। अब अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, थोड़ा अगर हम एनसीईआरटी को समझते हैं, एनसीईआरटी कैसे इंट्रोड्यूस करता है मैट्राइसिस को। एनसीईआरटी ये कहता है कि द नॉलेज ऑफ मैट्राइसिस इज नेसेसरी इन अ वेरियस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के हर एक ब्रांच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है कह सकते हैं।
मैट्रिसेस आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन मैथमेटिक्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है मैथमेटिक्स के अंदर। दिस मैथमेटिकल टूल सिंप्लीफाई आवर वर्क टू अ ग्रेट एक्सटेंट व्हेन कंपेयर विथ आवर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, यानी कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स वगैरह हैं उसको इजी बना के सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, मैट्रिसेस का यूज कर सकते हैं। द इवेल्युएशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस इज द रिजल्ट ऑफ एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन अ कॉम्पैक्ट एंड अ सिंपल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक सिंपल मेथड में कन्वर्ट करके, यानी कि मैट्रिक्स में हम उसको स्टडी करते हैं, जो कि हम बार बार देख रहे हैं। मैट्रिसेस आर नॉट ओनली यूज, देखो ये भी कह रहा है कि मैट्रिसेस का सिर्फ यूज रिप्रेजेंट द of the coefficient in a system of linear equation but utility of matrices far exceed that use। कहने का मतलब ये है कि जो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट होता है वेरिएबल्स का, उसको हम लोग मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि इससे कई ज़्यादा इसका यूज़ हम कर सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं जो हमको पता ही नहीं, बट वहाँ पे हम मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। मैट्रिक्स नोटेशन एंड ऑपरेशन, इस अभी जो मैट्रिक्स का नोटेशन वगैरह है, इसके ऑपरेशंस को हम कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम फॉर अ पर्सनल कंप्यूटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक्सेल शीट की बात करूँ, वहाँ पे भी देखो नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं, नंबर ऑफ रोज रहते हैं, यानी कि वहाँ पे भी कुछ मैट्रिक्स जैसा दिखने वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग। इसके अलावा बात कर रही है विच इन टर्न इज ए यूज इन अ डिफरेंट एरिया ऑफ बिजनेस, जिसका यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, बिजनेस में यूज कर सकते हैं, साइंस में यूज कर सकते हैं बजटिंग करने के लिए, सेल्स प्रोजेक्शन जो सेल्स वगैरह हम लोग करते हैं वहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोस्ट एस्टिमेशन के लिए यूज कर सकते हैं, एनालाइजिंग द रिजल्ट ऑफ एन कोस्ट एस्टिमेशन, एनालाइजिंग द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट है उसको स्टडी करने के लिए कर सकते हैं। और इसके अलावा फिजिकल ऑपरेशन जैसे कि मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बड़ा कर देना। और उसके बाद रोटेशन कह रहा है, यानी कि ये देखो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे हम लोग मैट्रिक्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यानी कि इस तरीके के फिजिकल ऑपरेशंस को भी हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में, चाहे वो रिफ्लेक्शन की बात हो किसी प्लेन के थ्रू, या किसी रोटेशन की बात हो, या मैग्निफिकेशन की बात हो। मैट्रिसेस का यूज हम क्रिप्टोग्राफी में कर सकते हैं। दिस मैथमेटिकल टूल इज नॉट यूज इन सर्टन ब्रांच ऑफ साइंस बट ऑल्सो इन जेनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, यानी कि बहुत ही एप्लीकेशन है। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूँ ना, तो देखा जाए जो भी इंजीनियरिंग फील्ड हो, मेडिकल फील्ड में, जेनेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, फिनेंशियल, कहीं भी आप जाओ हर जगह इसका एप्लीकेशन है। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स में, सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, अगर मैथ्स से बाहर जाते हो तो वहाँ पे भी मैट्रिक्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ से माइंड में पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि मैट्रिक्स का बहुत एप्लीकेशन है और ये नेसेसरी है कि मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स में समझ में आना चाहिए। अब क्या करना होगा, अब इस मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा, मैट्रिक्स के टर्म्स को समझने होंगे कि मैट्रिक्स है क्या, क्या ये सेट है या फंक्शन है, क्या है ये सेट, वो हम सब समझेंगे। देखो अब ऑब्जेक्टिव, ये चैप्टर पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या मतलब क्या कर सकते हैं, ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम क्या मैट्रिक्स को समझ सकते हैं, मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो एक एक करके हम पहले ये आपको नोट डाउन करना है कि इस टॉपिक में क्या क्या हमको पढ़ना है। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हो। डिफाइन अ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स ये टर्म है क्या, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। जैसे मैट्रिक्स को हम मान सकते हैं सेट है, सेट के अंदर कुछ एलिमेंट है, तो उस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगी, ये टर्म क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है, अब क्या मैट्रिक्स के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ये सब क्या होता है सब एक एक करके समझेंगे कि अगर हमें वो है मैट्रिक्स मिल गया तो हम क्या करेंगे, उसका टाइप्स देखेंगे। थर्ड, अब दो मैट्रिक्स मिल गई, जैसे नंबर में 1 इज नॉट इज इक्वल टू 2 बट 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि हम दो मैट्रिक्स को इक्वल बोलेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। फिर समझेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड एग्जांपल। सम एंड डिफरेंस, अब अगर दो मैट्रिक्स मिल गया क्या उसको ऐड कर सकते हैं, क्या दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं,
ये सब हमें समझना होगा। एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर को तुम लोग समझोगे नंबर, किसी एक मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टेट द कंडीशन फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, क्या हर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो कौन से कंडीशन में नहीं कर सकते? वो कौन सी कंडीशन है जिसमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस व्हेनेवर पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो कैसे, कौन सा रूल होगा जिसके थ्रू हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यानी कि आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डू दिस, यानी कि ये सारे काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते। सबसे पहले हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि एक्चुअल में मैट्रिक्स का नोटेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स को डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। सिंपल एग्जाम्पल है, मान लो एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। देखो, लेट अस नाउ कंसिडर द केस कि दो फ्रेंड है। मान लो आपके दो फ्रेंड है, एक सपोज आपके पास श्याम है। ठीक है, दो फ्रेंड मैं ले रहा हूं। सपोज मान लो आपके दो फ्रेंड है, जिसमें से एक फ्रेंड का नाम है श्याम। मान लो दो फ्रेंड है आपके, रुको मैं ये ले लेता हूं। ठीक है, एक फ्रेंड का नाम क्या है यहाँ पे, एक फ्रेंड का नाम है श्याम और एक फ्रेंड का नाम है इरफान। ठीक है, आपके दो फ्रेंड हैं। श्याम हैज अ 2 बुक्स, श्याम के पास 2 बुक्स हैं और 4 नोटबुक्स हैं, 2 पेन्स हैं। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाऊं, श्याम इरफान, श्याम के पास कुछ पेन है, कुछ बुक्स हैं और कुछ नोटबुक्स हैं। ऐसे ही इरफान के पास भी कुछ बुक्स होंगे। तो मान लो ये जो श्याम है और एक है इरफान, श्याम के पास कितने बुक्स हैं? 2 बुक्स हैं, 4 नोटबुक्स हैं और 2 पेन्स हैं। जबकि इरफान के पास 3 बुक्स हैं, 5 नोटबुक्स हैं और 3 पेन्स हैं। तो अब इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखें कि ताकि सबको समझ में आ जाए? जैसे मैंने लिखा ये श्याम है, इसके पास 2 बुक है, 4 नोटबुक है, 2 पेंसिल है, 2 पेन है। ऐसे इरफान के पास 3 बुक है, 5 नोटबुक है और 3 पेन है। तो क्या ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो, किस तरीके से लिखूं कि ताकि मेरा स्पेस भी बचे और वो सारे काम भी हो जाए, कि ताकि मैं किसी को समझा सकूं कि कितने किसके पास पेन है। तो वो टर्म होता है जो एक्सप्लेन करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, वो एक मैट्रिक्स होता है। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने लिख दिया श्याम और यहाँ लिख दिया इरफान, यहाँ पे लिख दिया कि क्या क्या है उसके पास। श्याम के पास बुक नोटबुक पेन है, ये इरफान के पास बुक नोटबुक पेन है। श्याम के पास 2 बुक हैं, 4 नोटबुक है, 2 पेन है, जबकि इरफान के पास 3 बुक, 5 नोटबुक और 3 पेन्स। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो गया जिसमें हमने श्याम के पास कितनी बुक, कितने नोटबुक, कितने पेन से डिफाइन कर दिए, इरफान के पास कितने बुक है, कितने नोटबुक है, कितने पेन से डिफाइन कर दिए, और ये क्लियरली समझ में आ रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये कुछ और नहीं बल्कि एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो, इसको मैं कैसे ले सकता हूं, ये मेरे पास कॉलम है। देखो, प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों को कॉलम और रो नहीं समझ में आता। हमेशा याद रखना है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आगे देखो ये इतने बार यूज होगा ना कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि रो कॉलम होते क्या है। अगर अब तक आपको डाउट हो रहा था तो अब इसके आगे से कभी डाउट नहीं होगा। ये जो दिख रहा है ना पहला रो, इसे हम कहते हैं रो 1, यानी कि फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को रो 1। ये सेकेंड है, इसे हम कहेंगे रो 2, जिसमें नंबर दिख रहे सिर्फ उसी को। ये हमारा हो जाएगा पहला कॉलम, ये हो जाएगा सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो आगे से याद रखना है, जो वर्टिकल लाइन है उसे हम कहते हैं कॉलम। 1 वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन, 3 वर्टिकल लाइन। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो और वर्टिकल लाइन को कॉलम। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब 3 कॉलम बना दूंगा, C1, C2, C3, और 2 रो बना दूंगा, R1, R2, और उसे कुछ तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2, यहाँ पे लिख दूंगा 4 और यहाँ पे लिख दूंगा 2, यहाँ पे लिख दूंगा 3, 5 और 3। ये एक रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है जिसके पास 2 रो हैं, 3 कॉलम है, और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 एलिमेंट, 2, 4, 2, 3, 5, 6, टोटल इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसके पास 6 एलिमेंट है। तो यहाँ से हमें कुछ समझ में आ रहा है। आगे चल के जब हम लोग सेट पढ़ेंगे
अब सेट मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि एक ग्रुप बना लो जिसके अंदर सारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को रख दो, उसको बोलते हैं सेट। तो मैट्रिक्स एक सेट है। आगे से याद रखना, कभी पूछेंगे कि मैट्रिक्स और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ भी चुके हो। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस ये है कि मैट्रिक्स एक सेट है और आगे चल के देखेंगे डिटर्मिनेंट एक फंक्शन है। अभी फंक्शन वगैरह क्या होता है आगे चल के, लेकिन अभी से आपको याद रखना है। अगर कोई पूछे मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज अ सेट, कैसा सेट है उसके लिए रूल देखेंगे। लेकिन याद रखना है, कोई पूछे मैट्रिक्स और सेट में, अरे डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या है, पहला नोट तो अभी डाल दो। तो आपको नोट में लिखना है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये दो अलग अलग टर्म है। आपको क्या करना है, एक बुक में नोट करके रखना, मैट्रिक्स इज अ सेट, मैट्रिक्स एक सेट है, जबकि डिटर्मिनेंट एक फंक्शन है। वो भी कैसा फंक्शन है, मल्टी लीनियर, वो सब तुम लोग को नहीं, बट ये डिफरेंस बताने के लिए काफी है कि मैट्रिक्स और सेट में डिफरेंस क्या है। ये आगे चल के जब फंक्शन पढ़ेंगे तब मैं आपको रिकॉल कराऊंगा कि मैंने क्यों कहा था कि डिटर्मिनेंट एक फंक्शन है। अभी के लिए से आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स इज अ सेट, सेट है मतलब कुछ एलिमेंट होंगे। तो ये जो 2 4 2 3 5 3 इसके अंदर एलिमेंट रख रहा हूँ, किस तरीके से रख रहा हूँ, रो और कॉलम में। अब हम ये एबल हो गए, वी आर एबल टू डिफाइन अ टर्म मैट्राइसेस। अब हम मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे मैट्राइसेस को। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि कैसे डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स को। डेफिनेशन ऑफ अ मैट्राइसेस। मैट्रिक्स एक प्लूरल, देखो मैट्रिक्स एक सिंगल, अगर बहुत सारे मैट्रिक्स है तो उसे मैट्राइसेस कहते हैं। देखो मैट्राइसेस इज अ प्लूरल फॉर्म, ये समझ में आना चाहिए। जैसे एक मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा हूं तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, 2 मैट्रिक्स है तो 2 मैट्राइसेस, ठीक है। तो एक के लिए मैट्रिक्स, उसी का प्लूरल फॉर्म है मैट्राइसेस। ये एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। ये क्या हो गया हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर एरे। कौन सा ले लो, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है। रेक्टेंगुलर एरे इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता होता है रेक्टेंगुलर कैसे बनता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को मिला के। तो देखो ये हमारे पास रो है, ये हमारे पास कॉलम है, इसी को मिला के तो बन रहा है। इसके लिए हम लोग क्या इसको बोलते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर एरे है। रियल नंबर्स का क्या, रियल नंबर्स का अभी तक हमको कॉम्प्लेक्स नंबर हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए नंबर्स की बात करेंगे तो रियल, बट किसका भी हो सकता है, किसी भी नंबर का मैट्रिक्स डिफाइन कर सकता है। बट हम लोग रियल में पढ़ रहे हैं, इसके लिए रियल मान के चलेंगे। नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर एरे अरेंज करेंगे रो और कॉलम में, यानी कि एक रेक्टेंगुलर एरे, ये अरेंजमेंट है नंबर को अरेंज करना है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो अगर सिंपल टर्म्स में डिफाइन करना हो, मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ रेक्टेंगल, कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का। कैसे नंबर्स का, रियल नंबर्स का। रियल नंबर को रेक्टेंगुलर में अरेंज करके रख दो, जिसमें कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे और कुछ नंबर ऑफ रोज होंगे और कुछ नंबर ऑफ कॉलम होंगे। ये हमारे पास कॉलम है, ये हमारे पास रो है। अब इसके एंट्री को कैसे समझेंगे, अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है A11। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे A11 लिखा है, A12 इसका मतलब क्या है, ये बता रहा है कि उस एलिमेंट का पोजीशन क्या है। A11 देखो ध्यान से सुनो, ये पहला ये बताता है कि वो पहले कॉलम में है, और ये बताता है कि वो पहले, A11 जो फर्स्ट सफिक्स है इसे हम कहते हैं रो, यानी कि ये पहले रो में है, और सेकंड बताता है कि पहला कॉलम। इसका पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जैसे मैं उठा लूँ A23, ये क्या कह रहा है कि सेकंड रो में आ जाओ और थर्ड कॉलम में आ जाओ, तो जो इंटरसेक्टिंग रो और कॉलम होगा वो मेरी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि मैं कॉलम थर्ड हूँ और सेकंड रो में हूँ। जैसे मैं उठा लूँ 2 ये कह रहा है कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो, और कॉलम कौन सा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी कि ये एंट्री, जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसी को हम कहते हैं एंट्री। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि AI का मतलब क्या है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं AIJ, आई का मतलब कि ये ith रो है, जे हमें बताता है कि ये जेथ कॉलम में है। ये कोई भी नंबर लिख सकता हूँ, जैसे मैं 2 लिख दूँ तो इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ से देखो दो चीज़ क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है कि कुछ नंबर को रेक्टेंगुलर मैनर में अरेंज कर दो, उसे हम कहते हैं मैट्राइसेस।
जिसमें कुछ नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, कुछ नंबर ऑफ रो होते हैं। अगर मैं उसका कोई भी एलिमेंट उठा लूँ तो उसकी पोजीशन क्या होगी, ए आई जे। आई ये बताता है कि कौन से रो में है, जे बताता है कि कौन से कॉलम में है। आई इज अ रो, जे इज अ कॉलम, इज जस्ट अ नोटेशन। ये हमारे पास एक नोटेशन है कि आई को हमने रो बोल दिया है, जे को हमने कॉलम बोल दिया है। अब वही चीज़ यहाँ पे लिखा है ए आई जे, ये एलिमेंट है। और एक चीज़ याद रखना, एलिमेंट को हमेशा डिनोट करते हैं, सेट में पढ़े रहोगे 9th स्टैंडर्ड में, याद कर लो कि सेट को कैपिटल लेटर से, मैट्रिक्स को मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया कि ये सेट है, नंबर्स का सेट है, तो इसको कभी भी स्मॉलर लेटर से डिफाइन तो नहीं कर सकते, छोटे लेटर से डिफाइन नहीं कर सकते, इसे हमेशा कैपिटल लेटर से डिफाइन करना होगा, कैपिटल है। बट इसके अंदर के एलिमेंट को, ए आई जे को स्मॉल लेटर से, क्योंकि एलिमेंट है ना, एलिमेंट, इसके अंदर के एलिमेंट को स्मॉल से, सेट को कैपिटल से। तो क्लियर समझ में आ रहा है क्यों सेट बोल रहा हूं इसको मैं, कि मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स जिसमें एक स्पेसिफिक मैनर में रेक्टेंगुलर के अंदर अरेंज किया गया है, जिसमें एक एलिमेंट उठाऊं आई जे, वो कभी भी एलिमेंट उठाऊंगा ना वो हमेशा ए आई जे, बी आई जे के फॉर्म में होगा, जो आई हमें रो बताता है, जे हमें कॉलम बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दिया A12 इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A3 इज एन एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फोर्थ कॉलम। आपको मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ में आ गया, आपको मैट्रिक्स के एलिमेंट समझ में आ गए। देखो बहुत ही आराम से लेके चलेंगे, बहुत टाइम है अपने पास, एकदम तसल्ली में पढ़ेंगे, कोई घाई नहीं है। एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे आधा घंटा लगे, कितना भी टाइम लगे, पर टॉपिक क्लियर आना चाहिए। जो भी अगर आपको डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देख सकें। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमने क्या किया, डिफाइन करना सीखने। मैंने आपको पहले ही बोला था ये चैप्टर के बाद आप क्या कर सकते हो, किसी भी सेट को। अब क्वेश्चन नंबर 1, आपको ये क्या करना है, ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। लाइव नहीं है बट फिर भी आपको ऐसे समझना है, जब भी आप लेक्चर देखोगे आपको यही समझना है कि ये लाइव लेक्चर है। और जैसे लाइव लेक्चर में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं अगर क्वेश्चन पूछूं तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, इसका पोजीशन क्या है, ये ए है, इसका पोजीशन क्या है, तो आप बोलोगे ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, कि ये एलिमेंट जो है ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है। सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट रो और ये फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम, मतलब यहाँ पे कहीं एंट्री आ जाएगा। अगर मैं 4 3 लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये फोर्थ रो और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है ये एंट्री। तो इस तरीके से आपको एलिमेंट का मीनिंग समझ में आना चाहिए। डेफिनेशन क्लियर हो गया, एलिमेंट क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं, आपको सारी चीज़ें नोट करनी है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। आप वहाँ से मुझे मैसेज करके पीडीएफ, इसका पीपीटी जो भी है मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये देखो, ये वही है कि अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। यूजुअली वही चीज़ मैंने बताया कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और टू रिप्रेजेंट अबव इन्फॉर्मेशन प्लूरल फॉर्म। देखो ये तो हो चुका है, वही चीज़ है कि मैट्रिक्स के अरेंजमेंट करे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसके लेटर्स को हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल। ये तो ऑलरेडी हो चुका है। आगे चलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एलिमेंट का पोजीशन देखा, अब अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर हम देखें तो इसके लिए हमको समझना होता है रो और कॉलम। देखो नेक्स्ट टॉपिक आ गया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब कुछ एग्जाम्पल दिए, पहले इसको ऑब्जर्व करो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जर्वेशन, आपको ना ऑब्जर्व करने आना चाहिए। कहते हैं ना, अगर आपको कोई भी लड़ाई जीतनी है तो आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना है। जैसे बोलते हैं ना, अर्जुन के अंदर सबसे अच्छी खासियत क्या थी, ऐसा नहीं बहुत दिमागी था, बहुत टैलेंटेड था, बट उसका ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छा था। फोकस और ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी से हो जाते हैं कि अगर आपको ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छा है, आपको अगर ऑब्जर्व करना सीख जाओगे ना, आप बहुत आगे जाओगे। तो याद रखना, फोकस रहना चाहिए आपको, ऑब्जर्वेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए आपकी। अगर मैं देखूं तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इसके पास कितने रो हैं, 2 रो है, कितने कॉलम है, 2 कॉलम, 1 रो 2 रो 3 रो 2 कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, यानी इसके पास रो 1 रो 2 रो 3, C1 C2 C3 C4,
पहले लिख के रखो, बाद में हम लोग समझेंगे। रो 1, ये मिडल वाला रो 2, ये R3, ऐसे ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, इसमें 2 रो और 2 कॉलम। तो यही रो और कॉलम आइडेंटिफाई करने आ गया कि कितने नंबर ऑफ रो है, कितने नंबर ऑफ कॉलम है। तो अब ऑर्डर को समझने में दिक्कत नहीं। तो ऑर्डर होता है m क्रॉस n। किसी भी मैट्रिक्स की ऑर्डर को हम बोलते हैं m क्रॉस n। m जो है ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ रो है। m क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ रो है। n बताता है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम है। समझ में आ रहा है? m मतलब नंबर ऑफ रो और n मतलब नंबर ऑफ कॉलम। m इज अ नंबर ऑफ रो, n इज अ नंबर ऑफ कॉलम। ये क्रॉस है, मल्टीप्लीकेशन नहीं, क्रॉस, m क्रॉस n। बट बोलते कैसे? m बाय n। क्रॉस लिखा जाता है, बोलोगे तो रॉन्ग नहीं है, बट यूजुअली हम क्या बोलते हैं इसको? m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब देखो, अब हमें दिक्कत नहीं है, हमने ऑलरेडी देख लिया है कितने नंबर ऑफ रो, कितने नंबर ऑफ कॉलम। 2 रो 2 कॉलम, पहले रो लिखो फिर कॉलम लिखो। इसे हम लिखेंगे, ये एक मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर कितनी है? 2 बाय 2। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितने नंबर ऑफ रो? 3। कितने कॉलम? 2 कॉलम। 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितने रो? 1 2 3 रो। आपसे पूछूंगा कितने कॉलम, तो आप बोलोगे 4 कॉलम। तो मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी हो गई? आप बोलोगे 3 बाय 4। तो आपका नेक्स्ट जवाब होगा कि 3 बाय 4 का मैट्रिक्स। अब आप बोलोगे कि हाँ, हमको ये समझ में आ गया कि अब आप सर कोई भी मैट्रिक्स दे दो, हम हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ये आप पढ़ सकते हो। सिंपल है कि नोट दैट देयर में बी नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ रो, एनी नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स, देयर आर m रो n कॉलम। वही चीज़ें जो मैंने बताया, ये आप पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है आप बुक में लिखो, जितना आप बुक में लिखोगे उतना अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अब मैं आपको क्वेश्चन देखता हूँ, मैं ये चेक करता हूँ कि आपको आ रहा है या नहीं। ठीक है, ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलो रुको, पहले मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे का। ध्यान सुनो। 2 3 4 6 8 9। आपको समझना लाइव लेक्चर है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पॉज करके चेक कर लो कितने, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि पहले तो हम चेक करेंगे कितने रो है। पहला माइंड में आपके आएगा कितने नंबर ऑफ रो है, तो आप बोलोगे फर्स्ट रो 2 रो। तो आप तुरंत बोलोगे कि इसके पास 2 रो है, इसके पास कॉलम कितने हैं? 3। मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3। ठीक है, मैं बोलता हूँ एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको एक मैट्रिक्स बना के दे दी ये। अब मैं बोलूँगा चलो अब मुझे बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, मैंने ये एक मैट्रिक्स दे दिया। अब आपका क्वेश्चन है किसका ऑर्डर क्या होगा। आप क्या करोगे? पहले स्टार्ट करोगे नंबर ऑफ रो। आप बोलोगे ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो। आप लिख दोगे यहाँ पे 4। फिर आप काउंट करोगे कॉलम 1 2 3, यानी कि हो गया 4 क्रॉस 3। और आप तुरंत जवाब दे दोगे 4 बाय 3 मैट्रिक्स का, और 4 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एक क्वेश्चन में आपको और देता हूँ, अगर आपने ये आंसर बता दिया मतलब आपको क्लियर हो गया। तो मैं आपको दे रहा हूँ 3 6 2 1 4 0 3, 3 1 2 4 0 6 3, 1 2 3 4 6 3 2। क्या एंट्री है उससे लेना देना नहीं है, आपको नंबर ऑफ रो कॉलम से मतलब है। आप बोलोगे ठीक है आप कोई भी एंट्री दे दो, हमें तो सिर्फ नंबर ऑफ रो और कॉलम काउंट करने। आप बोलोगे इसके पास 1 2 3, नंबर ऑफ रो कितने हैं? 3। यहाँ पे लिखते हैं, एक्चुअल में लिखना यहाँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि कैसे काउंट करते हैं। फिर आप बोलोगे इसके पास नंबर ऑफ कॉलम कितने? आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7, ये लो। और आप बोलोगे देखो ये हमने आंसर बता दिया। अब मैं समझ गया कि आपको ऑर्डर निकालने आ गया। मतलब आप किसी भी मैट्रिक्स का, अगर मैं आपको कोई भी मैट्रिक्स दूँ, आप उस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब ये पूरी तरीके से हो गया। अब मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने आ गया। अब मेरा नेक्स्ट माइंड है कि अगर आप ऑर्डर निकाल दिए तो उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं। सेट में पढ़े रहोगे ना, कार्डिनलिटी निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं सेट के अंदर। तो अब भैया मैट्रिक्स के अंदर भी कितने एलिमेंट है, सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के जब हायर स्टडी पढ़ोगे तो हमें उस मैट्रिक्स के अंदर कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है,
क्योंकि सेट क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, वो हमारा डायमेंशन हो जाता है। आगे चल के हम डायमेंशन पढ़ते हैं, नंबर्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग, एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, वैसे ही हम डायमेंशन पढ़ते हैं तो बहुत यूजफुल हो जाता है। तो हमें काउंट करने आना चाहिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो ये तो सिंपल हो गया, लेकिन डिस्टिंक्ट एलिमेंट को ऑर्डर में और नंबर ऑफ एलिमेंट और डिस्टिंक्ट एलिमेंट में डिफरेंस है। तो कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, वही आगे चल के डायमेंशन होता है। आपको डायमेंशन लेना देना नहीं, आपको सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करना है, ठीक है। मैं सिंपल एक तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक मतलब कितने लॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक कुछ नहीं होता, ठीक है। मैंने लिख दिया 2 3 4 6। एक तो आप क्या करोगे, काउंट करना स्टार्ट कर दोगे, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, लो 4 नंबर हो गया, ठीक है। अब बोलोगे यार काउंट कर लिए, आप खुद ही काउंट कर लिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक और मैट्रिक्स लिख देता हूँ, 2 3 4 6 8 2 1 0 3 4। आप बोलोगे मैं भी काउंट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस मैट्रिक्स के अंदर 10 एलिमेंट है। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 2 0 3 4 6 A B 0 3 4 3 2 √3 6 4 R 0। इसके अंदर क्या लिखा उससे मतलब नहीं है, कितने एलिमेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एलिमेंट है ये। अब एक स्मार्ट बंदा आएगा, वो बोलेगा इतना काउंट करने से अच्छा है मैं ये चेक कर लूँ कि यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 6। अब जितने एलिमेंट यहाँ पे, इतने भी यहाँ पे एलिमेंट होंगे, यहाँ पे भी इतने एलिमेंट होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, 6 को जितने नंबर ऑफ, एक रो में कितने एलिमेंट है 6, तो सेकेंड रो में भी उतने एलिमेंट होंगे, थर्ड रो में भी इतने एलिमेंट होंगे। तो मैं 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर अब मुझे कोई भी मैट्रिक्स दे दे 1 2 0 3 4 6 3 2 1 2 3 4, मुझे सिर्फ ये काउंट करना है कि एक रो में कितने एलिमेंट है और उसके बाद कितने रो है उससे मल्टीप्लाई कर दूं, हो गया ना सर। कि एक रो के अंदर कितने एलिमेंट है, तो एक रो के अंदर उतने ही एलिमेंट होते हैं जितने नंबर ऑफ कॉलम होते, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स के पास अगर m क्रॉस n है तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, m इंटू n। यानी जितने नंबर ऑफ रो है उसको नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 3, इसका मतलब 2 रो होंगे 3 कॉलम होंगे, तो कितने एलिमेंट आ गए, ये एक एलिमेंट, ये एक 2 एलिमेंट, ये एक 3 एलिमेंट, ये एक 4 एलिमेंट, ये एक 5 एलिमेंट और ये 6 एलिमेंट। 2 इंटू 3 करो तो भी 6 आ गया। तो आपके पास एक रिजल्ट आ गया कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर वो m क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, m इंटू n। ठीक है, ये रिजल्ट लिख दो, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज अ m इंटू n। रिपीट कर रहा हूँ, या फिर आप इसको फिर से, आप इसको पॉज करके फिर से देख सकते हो रिपीट करके, क्योंकि यूट्यूब है, कभी भी आप कितने टाइम भी देख सकते हो। अब मैट्रिक ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, अरे द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n इज अ m इंटू n। किसी मैट्रिक्स के, किसी m बाय n ऑर्डर के मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो m इंटू n होंगे। ये एक रिजल्ट हो। अब मैं चेक कर रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, या आपको होमवर्क में भी करना है और यहाँ पे भी बताना है। आपको नोटबुक में जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, वो सब आपको लिखना है और करना है। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल दिया है कि एक कितने एलिमेंट होंगे, मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3। मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2 क्रॉस 3 है तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, आपको पता है 6। मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 12। मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 इंटू 2 तो कितने हो जाएंगे, 8 एलिमेंट हो जाएंगे। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है। हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसमें देखो कुछ दिया, इसमें कह रहा है कि इन अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के अंदर पहला क्वेश्चन ये है कि कितने नंबर ऑफ रो है। तो आप तुरंत काउंट कर लोगे, आपको तो आदत हो गया, आप बोलोगे 1। अरे अब आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4, आप फटाक से इसका आंसर लिख दोगे 4। फिर पूछेंगे नंबर ऑफ कॉलम, आप बोलोगे 1 2 3 4 5, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 5।
फिर आपसे पूछेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, आप तुरंत बोलोगे रो बाय पाई यानी कि 4/5। फिर नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 4 × 5 20। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके एलिमेंट कौन से होंगे A14, आपको कहाँ जाना है फर्स्ट रो और कौन सा कॉलम देखना है फोर्थ, यानी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है 0, मतलब A14 की एंट्री क्या आ जाएगी 0। नेक्स्ट आता है A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है 7 पे, यानी कि A23 की एंट्री क्या हो जाएगी 7। ऐसे अब आपको बताना है A34 क्या होगा, तो आप बोलोगे A34 मतलब थर्ड रो और फोर्थ कॉलम, ये तो -3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे में पूछ लो A45 तो आप बोलोगे फोर्थ रो पे चले जाओ, फिफ्थ कॉलम पे चले जाओ, इंटरसेक्ट कर रहा है 1 पे। फिर पूछेंगे A33 आप बोलोगे थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये इंटरसेक्ट कर रहा है 3 पे, यानी कि आंसर आ जाएगा 3। रो और कॉलम का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही हमारा AIJ का एलिमेंट होता है, द इंटरसेक्टिंग ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है 3x3 मैट्रिक्स का, यह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज बहुत लेट हो चुका है, तो आगे का जो टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन के अलावा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर 1 है, यहीं स्टार्ट करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अगर हमें मैट्रिक्स का एलिमेंट दिया है, एक फॉर्मूला डिफाइन कर दे और बोले कि मैट्रिक्स को फाइंड करो, तो ये जो है इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m × n इफ द फॉर्मूला ऑफ देयर एलिमेंट इज गिवन। अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट का फॉर्मूला गिवन है तो कैसे उस ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। ठीक है, तो आपको सब क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग ने पहले क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग ने ये समझा कि मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, तो मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। हम मैथ्स में नंबर्स पढ़ेंगे, वैसे तो इन जनरल किसी भी चीज़ का होता है, बट यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर्स के अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ रियल नंबर। फिर हमने देखा कि नंबर ऑफ रो क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, AIJ क्या होता है, इसका मतलब वो ith रो और jth कॉलम का जो एलिमेंट होगा मैट्रिक्स के अंदर उसको बोलते हैं। फिर हमने देखा कि मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे पहचानते हैं, कि जैसे मैं इसके पास अभी ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 4/5। फिर हमने देखा कि मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। आज मुझे ये भी डिस्कस करना था कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट गिवन हो तो हम कैसे उससे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट टाइम हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एलिमेंट का फॉर्मूला गिवन है तो कैसे मैट्रिक्स डिराइव कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करेंगे और बाकी जो लेक्चर 2 का है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आपको क्या करना है, जितने भी हम लोग ने अब तक पढ़े हैं आपको क्या करना है, नोट करना है। PDF को आपको वैसे भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको नोट डाउन कर सकते हो, और जितने भी यहाँ पे प्रॉब्लम दिए जा रहे हैं वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।